क्या आप जानते हैं दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा देश है जिसका फ्लैग रेक्टेंगुलर यानी आयताकार नहीं है। हिमालय की गोदी में बसा भारत और तिब्बत के बीच में मौजूद खूबसूरत देश जो सिर्फ विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के लिए ही नहीं बल्कि अपनी इतिहास, संस्कृति और धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है, वो देश है नेपाल। हालांकि इन दिनों नेपाल एक बड़े राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। ये इशू एग्जैक्टली है क्या, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली रेजिग्नेशन देने के लिए क्यों मजबूर हुए, और इस इशू पर भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए। चलिए इस वीडियो में नेपाल इशू को डिटेल में समझते हैं। हे एवरीवन, माय नेम इज रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल CSE स्पार्क। ये कहानी शुरू होती है 4 सितंबर 2025 को, जब नेपाल गवर्नमेंट ने मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और व्हाट्सएप इत्यादि को बैन कर दिया था। वजह थी ये प्लेटफॉर्म्स रजिस्ट्रेशन रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन नेपाल के यूथ्स ने इसे सेंसरशिप और करप्शन कवर अप माना। जेनजी मतलब जनरेशन जेड यानी यूथ का एक ऐसा ग्रुप जिनका जन्म मोटे तौर पर 1997 से 2012 के बीच हुआ है। ये लोग मिलेनियंस के बाद की पीढ़ी है। इसी जेनजी ने कहा गवर्नमेंट हमारी आवाज दबाना चाहती है, और यही से शुरू हुआ एक ऐसा मूवमेंट जिसने पूरे नेपाल को हिला दिया। एक हैशटैग वायरल हुआ जो था #नेपोकिड, जिसमें यूथ्स ने करप्शन, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई। सोशल मीडिया बिना भी उन्होंने ग्राउंड पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर लिया। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू और दूसरे बड़े सिटीज में रोड पर लाखों यूथ उतरे। पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुआ लेकिन जल्द ही वायलेंट बन गया, और जब पुलिस ने टीयर गैस, वाटर कैनन और रबर बुलेट्स यूज किए तो क्राउड और गुस्सा हो गया। प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस को आग लगा दी। नेपाल के स्ट्रीट पर आग, धुआं और कियोस्क छा गया। इन क्लैशेस में 19 लोगों की मृत्यु हुई और कई लोग इंजर्ड हुए। 9 सितंबर सबसे वायलेंट दिन साबित हुआ। काठमांडू में आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी, इंडेफिनाइट कर्फ्यू लग गया और त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। फ्लाइट्स दिल्ली और लखनऊ डाइवर्ट हुए और कई इंडियंस नेपाल में फंसे रहे। और फिर प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। ये नेपाल के लिए एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। ये प्रोटेस्ट इतने आउट ऑफ कंट्रोल हुए कि नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद पौडेल को प्रोटेस्टर्स ने सड़क पे चेस किया और दौड़ा के मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवबा के घर को आग लगाई। इस फायर इंसिडेंट में उनकी वाइफ आरजू राणा देवबा की डेथ हो गई। हालांकि नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन लिफ्ट कर दिया है, लेकिन यूथ अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। उनकी डिमांड्स हैं सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, एंटी करप्शन एक्शन एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट। आर्मी अभी भी स्ट्रीट पर है और कर्फ्यू चल रहे हैं। ये थी कहानी नेपाल की। अभी थोड़ा भारत के सिचुएशन की बात करते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि अब सिचुएशन सिर्फ नेपाल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि साउथ एशिया के ऑलमोस्ट हर कोने में इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है। जैसे कि अफगानिस्तान अंडर तालिबान रूल, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, श्रीलंका में प्रोटेस्ट, म्यांमार अंडर मिलिट्री रूल, बांग्लादेश पॉलिटिकल अनरेस्ट और अभी नेपाल में अनार्की यानी अराजकता। ये सब मिला के एक रिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं जो डायरेक्टली भारत को इम्पैक्ट करती है, चाहे वो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ट्रेड डिसरप्शन या फिर चाइना के इन्फ्लुएंस का बढ़ना हो। अभी सवाल ये है, भारत को क्या करना चाहिए। भारत को अपनी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और नेबरहुड पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, यानी पड़ोसी देशों के यूथ्स और सिविल सोसाइटी से कनेक्ट करना होगा। भारत को इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एक्सेलेरेट करने होंगे ताकि लोगों को लगे भारत एक रिलायबल पार्टनर है। भारत को अपने चिकन नेक यानी भारत का एक ऐसा सेंसिटिव एरिया जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, ये वेस्ट बंगाल में मौजूद सिर्फ 22 किलोमीटर का एक छोटा लैंड स्ट्रिप है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड भारत से कनेक्ट करता है। इसकी एक तरफ नेपाल है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश, जिसे भारत की लाइफलाइन और स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट भी माना जाता है। भारत को इसी चिकन नेक एरिया पर सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और टाइट करनी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, भारत को एक बैलेंस बनाना होगा बिटवीन बीइंग अ रीजनल बिग ब्रदर और एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, क्योंकि साउथ एशिया की स्टेबिलिटी बिना भारत के पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर नेबरहुड में आग लगी है तो उसका धुआं भारत तक जरूर आता है। ये थी इंफॉर्मेशन नेपाल क्राइसिस की,
और भारत के आने वाले स्टैंड की, क्योंकि कल की साउथ एशिया की कहानी भारत के आने वाले स्ट्रैटेजी से तय होगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।